हाँ, तो अपन ने कल क्या पढ़ लिया था बेटा? अपने गॉस लॉ पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या पढ़ते हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस। इसे फर्स्ट पढ़ते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू point charge. How you can find electric field due to point charge by the help of Gauss law. Let's assume point charge is Q and point P is at distance R from the charge, where we want to find इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कोई भी चार्ज क्या है? Q है। इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। ये डिस्टेंस कितना है? इस अगर R डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इस जो पॉइंट P है इसको सरफेस पे लेते हुए एक गॉसियन सरफेस को ट्रेस करते हैं। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को हमेशा गॉसियन सरफेस पर लेना है। ये माइंड के अंदर रख देना बस। Where we want to find electric field, that point should be on Gaussian surface. Okay? Now let's assume this is Gaussian surface. ये के पास क्या है? Gaussian surface. And point P is at distance R, and this point P is at Gaussian surface. Yes or not? Yes. Okay. Let's assume there is a small surface element ds. Okay. Now we assume a small surface element ds, then according to Gaussian surface, according to Gaussian law क्या बोल सकते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds इज इक्वल टू Q enclosed upon epsilon. We know that surface integration of electric field is equal to 1 upon epsilon 0 multiple of Q enclosed. Q enclosed का मतलब ये है कि ये वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जो सरफेस एरिया है इस सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो भी हमेशा किस तरफ होगी भैया? आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी? कोई भी अगर स्फीयर होता है ना उसमें किसी भी पॉइंट पर छोटा सा अगर सरफेस एरिया माना है तो उसका सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी? और दूसरी बात, अगर ये चार्ज क्यू है, नॉर्मली अपन चार्ज मानते हैं वो पॉजिटिव मानते हैं, ये जो चार्ज क्यू है ये चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज होगी कि नहीं होगी? और किसी भी स्फीयर के सेंटर से कोई भी लाइन खींचो सरफेस पर वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? किसी भी स्फीयर के सेंटर से कोई भी लाइन खींचो वो हमेशा सरफेस से कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगी वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड।
और सरफेस एरिया होगी वो भी बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इसका दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब ई और ds के बीच का एंगल कितना है? ई भी इधर और ds भी इधर, कहीं भी मान लो आप, यहाँ मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ds की डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो भी बेटा कैसे होगी? हाँ ना, किसी भी पॉइंट पर आप सरफेस एरिया मान लो, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर बेटा क्या होगी? सेम होगी। तो जरा देखो, अपन ने वहाँ माना है तो बार बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। इसका मतलब ई एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा भैया? दिस इज ई डी एस कॉस 0। व्हाट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? Q है। कितना है? क्योंकि Q के अलावा कोई चार्ज है क्या यहाँ पर? नहीं है। इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? Q। इसका मतलब Q एनक्लोज्ड कितना है यहाँ पर? Q कितना है? Q। इस सरफेस एरिया के अंदर कितना चार्ज आ रहा है अपन को वो वाला चार्ज लिखना है। अगर कोई चार्ज बाहर है तो उसका कोई मीन्स नहीं, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। अब जब देखो यहाँ Q एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मतलब Q एनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगा भैया? Q अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड E को बाहर ले लिया, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, अंदर क्या बच गया? ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ये ds क्या है? ds इज इक्वल टू सरफेस एरिया एलिमेंट है। सरफेस एरिया एलिमेंट कहने का मतलब है छोटा सा सरफेस एरिया है जो इस गॉसियन सरफेस पर है। इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि इस टोटल गॉसियन सरफेस, क्योंकि ds मतलब इंटीग्रेशन का मतलब है इस छोटी चीज का बड़ा, और पूरा बड़ा अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? क्यों ds इज स्मॉल पार्ट ऑफ दिस सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन मीन्स होल सरफेस एरिया, और इस पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे सरफेस एरिया, क्योंकि ये बेटा कैसा स्फीयर है, कैसा है? स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² होता है। सरफेस का स्फीयर एरिया कितना होता है? तो सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4πr²। अरे बेसिक है ये। वॉल्यूम होता है 4/3πr³ πr³ और सरफेस एरिया होता है 4πr²। अंडरस्टूड? ओके। ई सरफेस एरिया निकाल दीजिए 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। 4πr को नीचे भेज दें तो E इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q इंटू R का, ये पूरा वैल्यू बेटा कितना है? K है कि नहीं है? क्योंकि जो K है स्मॉल k, इसकी वैल्यू है 1/4πε0 और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू बेटा कितना आ रहा है? 1/r² आ रहा है, नहीं आ रहा है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे पास पे डिस्टेंस के स्क्वायर इन्वर्स लॉ को ओबे करता है। किसको करता है? स्क्वायर इन्वर्स लॉ को ओबे करता है। इट मीन्स ये आपके पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है। क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब वो फील्ड होता है जिसके अंदर अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाए तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता। कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड to displace from one point to another point does not depends on the path covered by the charged particle or body, but it only depends on initial and final position. So
if we trace graph between the electric field and the distance, then it will be like this. This is the E proportional to 1 upon r square. Any problem? If question is asked, trace graph between r square and E, then what will happen? आर स्क्वायर और ई के बीच में ग्राफ खींचने को बोले तो कैसा होगा? होगा तो ऐसा ही, थोड़ा स्लोप कम होगा, इसका स्लोप ज़्यादा है, इससे स्लोप ज़्यादा है, इससे स्लोप थोड़ा सा बेटा क्या होगा? कम होगा। अगर ग्राफ बोले हैं कि 1 अपॉन आर स्क्वायर और ई के बीच में तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? ई और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में खींचा है, किसके बीच में? ई और 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये कब है? जब 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में पूछे और ई और आर स्क्वायर के बीच में पूछ ले तो ग्राफ बेटा कैसा होगा? पैराबोलिक होगा, लेकिन स्लोप क्या होगा? कम होगा। और ई और आर के बीच में खींचे तो ग्राफ होगा बेटा आपके पास, उसका कर्व क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। आगे ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे अपने क्वेश्चन करे थे नहीं करे थे 11th के अंदर? करे थे 11th के अंदर? ग्राफ पढ़े थे नहीं पढ़े थे? 1 अपॉन आर के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ठीक है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्या होगा? आपने पैराबोलिक ग्राफ पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा? आर स्क्वायर बढ़ेगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। सॉरी नहीं, ये आर स्क्वायर तो यहाँ आर तो नीचे है ना, ऐसे हो नहीं, ऐसे हो, ऐसे नहीं, ऐसे हो, क्योंकि यहाँ पर यहाँ ई प्रोपोर्शनल होगा ना, पर आर स्क्वायर डिपेंड कर रहा है, ऐसे हो। वो तो ई प्रोपोर्शनल टू अगर आर स्क्वायर होता ना तो ग्राफ आपका ऐसा होता, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। ये तो आपका सबसे सिंपल से सिंपल इसका एप्लीकेशन था किसका? गॉस सरफेस का, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको देखना है, इम्पोर्टेंट भी है और आरबीसी में मोस्टली ऐसा पूछते हैं। आगे ना, अब अपन चलते हैं भैया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज था, अपन निकालते भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अगर चार्ज स्फीयर का पूछ ले तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। एक चीज याद रखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो पॉइंट है वो उस ऑब्जेक्ट से बाहर है, तो हमेशा सारा का सारा चार्ज है वो उसके सेंटर पे एज्यूम करते हैं। कहाँ पर एज्यूम करते हैं? सेंटर पर। अब जरा देखना, अपने 11th के अंदर ग्रेविटेशन पढ़ा था, अपने ग्रेविटेशन फील्ड को फाइंड करा था, तो अपन सारा का सारा मास कहाँ पर एज्यूम करते थे? सेंटर पे एज्यूम करते थे। सिमिलरली हियर कि यहाँ पर भी सारा का सारा चार्ज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के बाहर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सारा का सारा जो आपके पास चार्ज है वो अपन कहाँ पर एज्यूम करेंगे? सेंटर पर करेंगे। सिमिलर जैसा आपने 11 में पढ़ा था ना, उसको कंपेयर करते हुए पढ़े, आपको ऐसा कैसा मिलेगा? मैंने किसी मास पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो अपने जो ग्रेविटेशन फील्ड निकाला था वो कैसा निकाला था अपन ने? m अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था नहीं पढ़ा था? और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले वो निकाले बेटा के क्यू अपॉन आर का, देखो जी कांस्टेंट, के कांस्टेंट। वहाँ पर मास के कारण निकाल रहे थे, यहाँ पर किसकी वजह से निकाल रहे हैं? वहाँ पर जो ग्रेविटेशन फील्ड थी वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के इनवर्स। सिमिलर है कि नहीं? पूरा सिमिलर है, पूरा। बेसिकली क्या टारगेट बैच में तो हम क्या ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ पढ़ाते हैं, कंपेयर करते हुए, अलग अलग नहीं पढ़ाते। क्यों? अबाउट 90% सेम ही है, लास्ट वाला टॉपिक को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अब अपन निकाला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। अब देखो स्फीयर यहाँ पर मैं 2 टाइप की स्फीयर ले रहा हूँ, वो आपके पास सेम होगा, 2 के 3 टाइप के। फर्स्ट क्या भी एक पास होलो मेटेलिक स्फीयर,
सॉलिड, मेटेलिक स्फीयर, होलो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों केसों का सेम डेरिवेशन ही है। अब आप बोलो सर आप तीनों केसों का सेम डेरिवेशन कैसे ले रहे हो, ऐसा क्या कंसेप्ट लग रहा है इसके अंदर? सब में एक कंसेप्ट सिमिलर है। कैसे? किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को अगर चार्ज दिया जाए ना, कंडक्टिंग सरफेस का मतलब ये होगा मेटेलिक सरफेस की बात करो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हो, कोई भी कंडक्टर का बना हो, मेटल का बना हो, अगर उस मेटेलिक बॉडी को अगर अपन चार्ज देते हैं तो सारा का सारा जो चार्ज है वो उस मेटेलिक बॉडी के सरफेस पर आ जाता है। किस पर आ जाता है? उस मेटेलिक सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं, ये हमेशा याद रखें। किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को चार्ज दिया जाए, किसको? किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को चार्ज दिया जाए तो भैया वो कंडक्टिंग सरफेस पर दिया गया चार्ज पूरा पूरा किस पे आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। अब देखना इन तीनों में सिमिलर क्या है। मैंने बोला होलो मेटेलिक सरफेस, होलो का मतलब क्या हो गया? अंदर से खोखला है, चार्ज सारा सारा किस पर भी है? सरफेस। सेकेंड है सॉलिड मेटेलिक सरफेस स्फीयर। सॉलिड, मैंने बोला अगर सॉलिड भी है लेकिन मेटेलिक है, कैसा है? मेटेलिक है, कंडक्टिंग है। कैसा है? मेटेलिक का मतलब कंडक्टिंग भी बोल सकते, कंडक्टिंग मटेरियल होता है मेटेल, ठीक है। अगर सॉलिड मेटेलिक या कंडक्टिंग भी बोल सकता हूं, कंडक्टिंग स्फीयर है तो भी सारा सारा चार्ज में कहीं भी तो चार्ज कहां पर आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। इसी दोनों की प्रॉपर्टी सेम आ रही नहीं आ रही यहां पर। थर्ड, होलो मतलब खोखला, नॉन कंडक्टिंग सरफेस मतलब कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग नहीं है, लेकिन होलो खोखला है तो खोखला होगा और डेफिनेटली पतला ही लेंगे अपन, तो खोखला होगा तो भी चार्ज कहां पर होगा? सरफेस। इसका मतलब तीनों में आपको सिमिलरिटी क्या है? चार्ज कहां पर है? किताब में 3 अलग अलग डेरिवेशन दे रखे हैं लेकिन मैंने आपको एक ही डेरिवेशन बता रहा हूं इसमें कि बार बार अपन टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ओके, अब जब देखो ये इसका सेंटर है, देखो ये कोई पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है भी क्या? बी, और तीसरा पॉइंट क्या है? ए कौन सा पॉइंट है भैया? आउटर पॉइंट, इस स्फीयर के बाहर की ओर पॉइंट है, थोड़ा सा नजदीक लेता हूं। और बी कौन सा पॉइंट है भैया? सरफेस पॉइंट। और सी कौन सा है? इनर पॉइंट। आउटर पॉइंट, सरफेस पॉइंट और तीनों पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी भैया? आउटर पॉइंट की। या फिर एक्सटर्नल पॉइंट। If I want to find electric field on outer point, then we trace a Gaussian surface having point A at surface. अगर मुझे पॉइंट ए पर जो आउटर पॉइंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो पॉइंट ए को सरफेस पे लेते हुए मुझे गॉसियन सरफेस बनाना। मैंने बोला टोटल चार्ज ऑन सरफेस कितना है? टोटल चार्ज ऑन सरफेस इज, आउटर पॉइंट के लिए भैया मैं पॉइंट ए को सरफेस पे लेते हुए बेटा क्या करता हूँ? गॉसियन सरफेस ट्रेस करता हूँ। वी ट्रेस ए गॉसियन सरफेस हैविंग पॉइंट P ऑन सरफेस। मैं पॉइंट P को सरफेस पे लेते बेटा क्या करता हूँ? गॉसियन सरफेस बनाता हूँ। अब देखो बाय गॉस लॉ,
क्या है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब एक बात बताइए, तो टोटल चार्ज क्यू है वो किस पर है, सरफेस पर, किस पर है, और ये जो स्फीयर का जो सरफेस है क्या वो गॉसियन सरफेस के अंदर है? अरे बेटा ये गॉसियन सरफेस है पूरा पूरा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर है कि नहीं है चार्ज क्यू? तो इसका टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज हाउ मच, क्यू। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जिसको क्यू एनक्लोज्ड बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी है? अब एक बात, तो यहाँ पर अगर मैं छोटा सा सरफेस एरिया मानूं तो ds आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी किसी भी इस सरफेस पे बात करूं तो भी वो भी क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जरा देखिएगा, ई डॉट डी एस कॉस क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो कितना हो जाएगा भैया, ई डी एस कॉस 0। क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, कॉस 0 की वैल्यू बेटा है 1। तो अगर ई को बाहर ले लो, अंदर कितना जाएगा, डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डी एस डी एस डी एस डी एस टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी है इस पॉइंट पी की, स्मॉल आर, कितनी है, स्मॉल आर। तो बेटा कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो ई बेटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर का। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, किसके? इसका मतलब इनर पॉइंट की बात करें तो इनर पॉइंट, आउटर पॉइंट की बात करें तो आउटर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स है। ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, आउटर पॉइंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, आउटर पॉइंट। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं भैया किसका, सरफेस पॉइंट। सरफेस पॉइंट पे बात करते हुए भाई साहब देखो क्या हो जाएगा, सरफेस पॉइंट की बेटा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, सरफेस पॉइंट मतलब इस सरफेस को एक गॉसियन सरफेस को जस्ट इसकी बाउंड्री पे बनेगी कि नहीं बनेगी स्फीयर के, लेकिन टोटल जो चार्ज होगा है तो गॉसियन सरफेस के अंदर ही, आगे ना। अब जरा देखना, अब यहां पर क्या जाएगा, बाय गॉस लॉ, मैं गॉस लॉ से बात करूं, देखो यहां पर भी छोटा सा मैं सरफेस एरिया मानूंगा, ds कैसे होगा, आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0, लेकिन जो क्यू एनक्लोज्ड है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास भैया, क्यू ही रहेगी। अब जरा देखना, लपड़ा यहाँ से होगा, ई को बाल लिया, ई डी एस कॉस 0, क्यों, क्योंकि भैया ई की और डी एस दोनों की डायरेक्शन सेम है। जो क्यू एनक्लोज्ड है वो बेटा कितना होगा, क्यू ही होगा, और एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट एज इट इज अपन ने लिख दिया। अब ई को बाहर ले लिया, ds अंदर रह गया, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, अब ds बेटा मिलके पूरा गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कौन सा आर आएगा बेटा, कैपिटल आर आएगा, क्यों, अब गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, जो कि स्फीयर के रेडियस के इक्वल है। क्यों, अब जो गॉसियन सरफेस अपने ट्रेस किया है ना वो जस्ट इसकी बाउंड्री पर किया है, जस्ट इसकी बाउंड्री पर किया है, और जस्ट जब इसकी बाउंड्री पर किया है तो गॉसियन सरफेस की रेडियस वही होगी जो इस स्फीयर की है। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भैया, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ई जूल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर का स्क्वायर। जरा देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा क्या है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्फीयर की रेडियस बेटा सेम ही रहेगी। क्या स्फीयर की रेडियस चेंज होगी क्या, जो स्फीयर लिया है उसकी रेडियस तो सेम ही रहेगी। अब उसकी रेडियस सेम रहेगी तो गॉसियन सरफेस तो उसके स्फीयर पर ही बना है, तो गॉसियन सरफेस की रेडियस भी क्या होगी, सेम ही होगी। और जो चार्ज क्यू दिया गया है वो बेटा क्या है, सेम ही रहेगा। और 1/4 पे एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, इसका पूरा पूरा बेटा क्या हो जाएगा,
आउटर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था वो E प्रोपोर्शनल 1/r² था। सरफेस पे बेटा क्या आ रहा है? कांस्टेंट। अब आ जाओ भैया इनर पॉइंट की बात करें। किसकी बात करें? इनर पॉइंट की। अब जरा देखो लफड़ा यहां पर होगा। थर्ड वन इज इनर पॉइंट। ये पॉइंट सी है। वी ट्रेस ए गॉसियन सरफेस हैविंग पॉइंट सी ऑन सरफेस। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उस पॉइंट को हमेशा गॉसियन सरफेस पर ही लेते हैं जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट को हमेशा कौन सी सरफेस पे लेते हैं? गॉसियन सरफेस पे लेते हैं। अब एक बात बताओ, मुझे पॉइंट सी पर गॉसियन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो भी एक बात तो इस पॉइंट को सी पे लेते बेटा क्या बना जाए मैंने? ये एक गॉसियन सरफेस है। आ गए ना? अब जरा देखो ये गॉसियन सरफेस के अंदर का एरिया है। अब गॉसियन सरफेस का एरिया तो भी ये वाला है, लेकिन चार्ज कहां पर है? गॉसियन सरफेस से बाहर है कि नहीं है? क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? बाय गॉस लॉ E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q एनक्लोज्ड है बेटा। Q एनक्लोज्ड मतलब चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, और बेटा गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज सारा सारा गॉसियन सरफेस के कहाँ है? आउटसाइड है। तो भैया Q एनक्लोज्ड बेटा कितना है? 0। इसका मतलब कितना हो जाएगा? दिस इज द E डॉट ds इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा यहाँ पर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब E की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? अब एक चीज देखना बेटा, E आउटर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो है क्या? E प्रोपोर्शनल टू r²। और सरफेस पॉइंट पर जो अपन ने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बेटा वो कितना था? कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू बेटा कितना थी? KQ अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। और मुझे E इनर पॉइंट पर निकालना है। इनर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा कितनी है? 0। तो जरा देखना, अब मुझे बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ये डिस्टेंस है। ये R पर बेटा क्या आ रही है? ये R और 0 मतलब सेंटर है। क्या है बेटा? जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो बेटा सेंटर से कहाँ तक जाएगी? सरफेस तक जाएगी, और सरफेस के बाद में क्या हो जाएगा भी आपके पास? डिस्टेंस और बढ़ती रहेगी। अब जब देखना, जब तक मैं सरफेस पे जाता हूँ तब तक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0। जैसे ही मैं सरफेस पे पहुंचा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा कितना है? KQ अपॉन कैपिटल R की स्क्वायर, जो वैल्यू बेटा क्या है? कांस्टेंट है। जैसे ही मैं इस एरिया से जो आपके पास सरफेस जो स्फीयर का सरफेस है इसके बाहर की ओर जाता हूँ तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E प्रोपोर्शनल बेटा कितना आ रहा है? इसका मतलब यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक ग्राफ ब्लैंक है। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। तो बेटा इसका ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका ग्राफ तो CBSE और RBC दोनों में कई बार पूछा गया है। और यहाँ तक बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इस ग्राफ के बारे में दिया गया है। 4 अलग अलग ग्राफ दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे आपके पास भी है विच वन इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंडक्टिंग सरफेस या नॉन कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस, कुछ भी दे सकता है। उनमें से आपको एक चूज करना होता, और जो ऐसा ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा? होलो मेटेलिक सरफेस के लिए, सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस के लिए, और होलो नॉन कंडक्टिंग। हाँ गए ना? ये जो बेटा आपके पास तो पॉइंट थे वो इंपॉर्टेंट भी थे और आपको पढ़ना भी। अब इस पे अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या जल्दी देखो। If 50 coulomb charge
is given to conducting surface sphere of radius 10 centimeter. Then find electric field at points which are at distance. First, r is equal to 2 centimeter, r is equal to 10 centimeter, r is equal to 20 centimeter. आपको 3 अलग अलग आपके पास पॉइंट दे दिए, उनकी डिस्टेंस कितनी है भैया? सेंटर से 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर. अगर हम फर्स्ट की बात करें एट आर बराबर 2 सेंटीमीटर, या फिर सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया गिवन डाटा क्या क्या है. कभी भी क्वेश्चन आना बेटा आप गिवन डाटा लिख दो. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंपटीशन के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, वो फटाफट जहाँ तक है कम से कम पेन का यूज करना है और सॉल्व करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर. लेकिन मैं अगर बोर्ड्स की बात करूँ तो आपको प्रॉपरली लिखना है. पे गिवन में देखिए गिवन में क्या क्या है. क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके यहाँ पर 50 कूलम. रेडियस कितनी दे रखी बेटा स्फीयर की 10 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है. अब जो देखो भैया फर्स्ट एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आकाश भैया? Here r is less than capital R, so point is at inner side of conducting sphere. कंडक्टिंग स्फीयर के बेटा क्या है? इनर साइड पे, और इनर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होता है? इनर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0. इसका एट आर बराबर 2 सेंटीमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. आपको थोड़ा थ्योरी में लिखना तो सामने लोगों को समझ में आए कि हाँ बच्चे को आता है, कहीं से कॉपी नहीं किया. क्यों कंसेप्ट तो आपको फिजिक्स में देना पड़ेगा, और जिसने फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ लिया उसको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड एट आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो मैं क्या बोलूँगा भैया के पास दिस पॉइंट विल बी एट सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भैया के पास? के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, और के की वैल्यू बेटा 9 इंटू 10 टू द पावर, और क्यू की वैल्यू कितनी है 50 कूलम, और आर की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर. देखो आर इक्वल बेटा यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं. तो अपन क्या लिखते हैं भैया 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा भैया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 10 की पावर -4. अब जो देखिएगा भैया कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ई के लिए बेटा कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन अपॉन. क्यों बेटा 50 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार कटेगा नहीं कटेगा, और 2 का मैं 9 को मैं डिवाइड करूँगा तो कितना है 4.5, 10 की पावर 9 तो है, और 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा बेटा क्या होगा 10 की पावर +4 हो जाएगा, और 10 की पावर 9 और 10 की पावर +4 कितना 10 की पावर +13 हो जाएगा नहीं हो जाएगा. ये तो बेटा आपके पास कब था सरफेस पॉइंट पर. अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ एट आर इक्वल टू, तो आर की वैल्यू बेटा कितना होगा 20 इंटू 10 टू द पावर -2. दिस पॉइंट इज ये कैसा पॉइंट होगा आउटर पॉइंट. कैसा होगा आउटर पॉइंट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना हो जाएगा
के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू बेटा 50 और आर की वैल्यू बेटा है 20 इंटू 10 की पावर -2 का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 50 अपॉन 400 इंटू 10 के माइनस 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 इंटू 10 टू द पावर, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r बराबर 20 सेंटीमीटर। अगर एक बात तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, सिर्फ आपको माइंड गेम खेलना। और कॉम्पिटिटिव के अंदर तो बड़ा मजा आता है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आता है ना, उसमें क्या ऑप्शन एक ही होता है बेसिकली, और उसमें ऐसा देगा कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे देगा और लास्ट में बोल देगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ये फलाना फलाना। अगर वो डिस्टेंस आपको दे रखी है और डेफिनेटली आपको वहीं पर माइंड लगाना है, क्या वो पॉइंट सरफेस के अंदर तो नहीं है। अगर सरफेस के अंदर है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि डेफिनेटली देयर विल बी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इनर पॉइंट पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होता है, जीरो होता है। और वहाँ पर ये देखा भी जाता है क्योंकि वो क्वेश्चन होता है 5 सेकंड का ही है सिर्फ फिल करने का, लेकिन बच्चा उसको क्या करता है, सोल्व करता है, देखता है, लास्ट में जाके आंसर आता है, बच्चा टाइम खराब करता है। लेकिन जब एग्जाम में दिया होता है उस क्वेश्चन का जो टाइम है वो कहीं न कहीं अरेंज कर रखा होता है। इसलिए मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर लक भी काम करता है कि राइट टाइम राइट टाइप से आपका माइंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर राइट टाइम पे अगर माइंड आपका राइट चल गया तो डेफिनेटली यू कैन विन, और वही कॉम्पिटिटिव होता है। क्यों बेटा वहाँ पर लाखों बच्चे बैठते हैं, और वो कब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तभी पॉसिबिलिटीज है, नहीं तो पॉसिबिलिटीज ठीक है। कल बेटा अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, वो सीबीएसई के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आरबीसी के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन शीट्स की कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, मेटेलिक शीट्स, नॉन मेटेलिक शीट्स, और उसके बाद लगभग चैप्टर कंप्लीटेशन पे आ जाएगा। ठीक है।